नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है जो सभी सेमेस्टर की है, एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स के सभी सेमेस्टर की है। वो प्री रिकॉर्डेड क्लास है, ऑन यूट्यूब पर है, आपको अवेलेबल करवाएगा। क्लास नोट्स की है जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर की है जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। प्रिंटेड एंड हैंड रिटन नोट्स है आपको मिल जाएंगे और अलग अलग एक्सपीरियंस्ड टीचर के द्वारा आपके जो सब्जेक्ट कोर्स है वो करवाया जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं आज के अपने सब्जेक्ट के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा था और अपने हॉर्टिकल्चर की पिछली क्लास में देखा था। आज अपन ने हॉर्टिकल्चर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे नर्सरी राइजिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे अपनी क्लास नर्सरी के बारे में। नर्सरी राइजिंग अपना जो चैप्टर है नर्सरी राइजिंग और इसके महत्व के बारे में एंड इम्पोर्टेंस के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। नर्सरी राइजिंग है इम्पोर्टेंस, यानी नर्सरी की स्थापना और महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि नर्सरी की स्थापना करने किस प्रकार से की जाती है और उसका क्या महत्व है। नर्सरी की स्थापना व महत्व, नर्सरी की स्थापना व महत्व के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इस नर्सरी का क्या महत्व है, क्यों स्थापना की जाती है, कैसे की जाती है। अब अपन बात करते हैं नर्सरी की शुरू। अगर अपन बात करें नर्सरी की कि नर्सरी क्या होती है। नर्सरी की बात करें अपन, नर्सरी क्या होती है। नर्सरी ऐसा स्थान होता है या ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एक नवजात पौधों को है वो विकसित किया जाता है, वो नर्सरी होती है। जहाँ नवजात पौधे वह उगाए जाते हैं और उनको अन्य स्थान पर लगाए जाने योग्य बनाया जाता है। क्या नर्सरी में पौधा उगाए जाते हैं तथा अन्य स्थान पर लगाए जाने योग्य बनाए जाते हैं। आकार प्रदान करने तक उसकी है जो देख रेख की जाती है वो नर्सरी होती है। नर्सरी की बात करें तो नर्सरी वो क्षेत्र है, नर्सरी की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। नर्सरी वो क्षेत्र है जहाँ छाया की है वो फुल व्यवस्था हो, छाया की पर्याप्त व्यवस्था हो। नर्सरी वो क्षेत्र है जहाँ छाया की पर्याप्त व्यवस्था हो, छोटे नवजात पादपों को धूप नहीं लगे, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो सेम या जलाक्रांति की समस्या नहीं हो, सेम या जलाक्रांति की समस्या न हो। जो जलाक्रांति है मृदा में है, जो जल की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए मृदा में, सेम की प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए नर्सरी में। उसके अलावा बात करें तो बहुत अधिक उर्वरक भूमि होनी चाहिए, मृदा है वो बहुत अधिक उर्वरक होनी चाहिए, बहुत अधिक उर्वरक भूमि होनी चाहिए। मृदा बलुई दोमट होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए? मृदा है वो बलुई दोमट होनी चाहिए जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए? लगभग 6.5 से 7.5 होना चाहिए। भूमि उर्वरक होनी चाहिए, सेम या जलाक्रांति की समस्या नहीं होनी चाहिए, छाया की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? नर्सरी कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं और अन्यत्र स्थानों पर लगाए जाने योग्य जब तक आकार नहीं प्राप्त करते तब तक उनकी देखभाल की जाती है। नर्सरी में पौधे लगाए जाते हैं, तथा उन्हें अन्यत्र स्थान पर लगाए जाने का आकार न प्राप्त होने तक
देख रेख की जाती है। देख रेख की जाती है। नर्सरी वो क्षेत्र है या नर्सरी वो स्थान होता है जहाँ पर नवजात पौधे लगाए जाते हैं और उनको अन्य किसी स्थान पर न लगाए जाने तक की है जो वहाँ देख रेख की जाती है। जब छोटे पौधे होते हैं उनको किसी अन्य स्थान पर न लगा सकते हैं तब तक के समय की है जो देखभाल की जाती है। और ऐसे बीज जिन्हें सीधे बोना मुश्किल होता है उन्हें पहले नर्सरी में उगाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी ऐसे बीज जिन्हें सीधे उगा नहीं सकते ऐसे बीज जिनको सीधे नहीं उगा सकते उनको नर्सरी में उगाया जाता है, जैसे टमाटर, पत्ता गोभी। इनके बीज बिल्कुल ही छोटे होते हैं, इनको अपन सीधे जो उगा नहीं सकते हैं। भिंडी, तो इसलिए टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, तो इसलिए है जो इनको है पहले नर्सरी में उगाया जाता है। जब पौधे किसी अन्य स्थान पर लगाए जाने योग्य बन जाते हैं तो उनको है वो अन्य स्थानों पर लगाया जाता है। ये एक पौधशाला एक सुरक्षित रूप स्थान होता है, एक नर्सरी है वो सुरक्षित स्थान होती है। उसके अलावा बात करें अब अपन नर्सरी बेड का आकार, किसकी बात करें, अपन बात करते हैं नर्सरी बेड के आकार की। नर्सरी का जो अपन क्यारी तैयार करते हैं, नर्सरी बेड या नर्सरी क्यारी होती है, उसका आकार क्या होना चाहिए। नर्सरी बेड के अगर अपन आकार की बात करें कि नर्सरी का बेड का क्या आकार होना चाहिए, तो इसकी लंबाई है वो लगभग 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। लंबाई की बात करें तो नर्सरी बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई है वो लगभग 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। लंबाई, नर्सरी बेड की लंबाई 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। बेड की लंबाई है वो 3 से 5 मीटर होनी चाहिए। उसकी अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो नर्सरी बेड की जो चौड़ाई है वो नर्सरी बेड की चौड़ाई है वो लगभग है वो 3 फीट के आसपास होनी चाहिए। 1 से 1.5 मीटर या 3 फीट, 1 से 1.5 मीटर है वो चौड़ाई होनी चाहिए। और अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर है वो ऊंचाई होनी चाहिए। नर्सरी बेड की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर नर्सरी बेड की ऊंचाई होनी चाहिए। लंबाई 3 से 5 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई है वो लगभग 1 से 5 मीटर होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं दो नर्सरी होती है, दो नर्सरी के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी रखनी चाहिए, तो दो नर्सरी के बीच की दूरी है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बात करते हैं अपन दो नर्सरी के बीच की दूरी, दो नर्सरी के मध्य की दूरी। दो नर्सरी के मध्य की दूरी की बात करें तो दो नर्सरी के मध्य की दूरी है वो लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। मान लो एक यहाँ पर नर्सरी है, ये एक नर्सरी है और ये दूसरी नर्सरी है, तो इसके बीच की जो दूरी है ये लगभग है वो 40 से 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस नर्सरी की लंबाई रखते हैं वो लगते हैं 3 से 5 मीटर रखते हैं और इसकी जो चौड़ाई रखते हैं वो रखते हैं 1 से 1.5 मीटर और जो इसकी ऊंचाई रखते हैं ऊपर उठाया हुआ वो रखते हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा कि नर्सरी बेड का आकार कितना रखते हैं। तो लंबाई 3 से 5 मीटर, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर, ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर और दो नर्सरी के बीच की दूरी होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर है वो रखते हैं। अब अपन बात करते हैं नर्सरी के क्षेत्रफल की। किसकी बात करें, नर्सरी के क्षेत्रफल की बात करें कि सब्जियों के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। नर्सरी का क्षेत्रफल, नर्सरी का क्षेत्रफल की बात करते हैं कि नर्सरी सब्जियों के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए और अन्य किसी फल वृक्षों के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अगर अपन सब्जियों की बात करें तो लगभग 250 मीटर स्क्वायर एक नर्सरी होती है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। क्षेत्रफल की बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की बात करें तो लगभग 250 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर, लगभग 250 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर है जो क्षेत्रफल होता है सब्जियों की नर्सरी का वो पर्याप्त होता है। लेकिन इसका अपवाद है वो है प्याज है वो इसका अपवाद है क्योंकि प्याज की नर्सरी है वो लगभग 500 मीटर स्क्वायर रखते हैं, 500 मीटर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर।
प्याज की जो नर्सरी तैयार करते हैं वो 500 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त रहती है, और अन्य सब्जियों की लगभग 250 मीटर स्क्वायर की नर्सरी है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन भूमि का निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं कि भूमि का निर्जमीकरण किस प्रकार से करते हैं, भूमि को जीवाणु से रहित कैसे करते हैं, बिल्कुल ही वहां पर जीवाणु नहीं होने चाहिए। बात करते हैं भूमि का नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण, नर्सरी भूमि का निर्जमीकरण। निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन, नर्सरी भूमि का स्टेरिलाइजेशन या निर्जमीकरण की अपन बात करते हैं कि जो नर्सरी भूमि होती है उसमें जो हानिकारक जीवाणु वगैरह होते हैं उनको किस प्रकार से नष्ट किया जाता है, उनकी अगर बात करें तो इसके निर्जमीकरण के लिए 1% फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड से उपचार करना पड़ता है। भूमि के निर्जमीकरण के लिए क्या करते हैं अपन, भूमि के निर्जमीकरण के लिए 1% फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड से उपचार करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से उपचार। भूमि को है जो 1% फॉर्मेलिन या 1% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचार करते हैं। भूमि को निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको है जो बिल्कुल ही जीवाणु से मुक्त करने के लिए, जो हानिकारक जीवाणु है उनसे मुक्त करने के लिए ये करते हैं। उसके बाद में अपन देखें कि नर्सरी में लगने वाला सर्वाधिक रोग कौन सा है। नर्सरी के रोगों की बात करें, नर्सरी में लगने वाला रोग की बात करें, नर्सरी का प्रमुख रोग, नर्सरी के प्रमुख रोग की बात करें तो नर्सरी का जो प्रमुख रोग है या नर्सरी में जो मुख्य रूप से रोग लगता है वो लगता है आदर गलन या डंपिंग ऑफ। कौन सा रोग लगता है, नर्सरी का मुख्य रोग होता है आदर गलन, आदर गलन, यहाँ इसको डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं, आदर गलन या डंपिंग ऑफ। आदर गलन या डंपिंग ऑफ है यह नर्सरी की भूमियों में या नर्सरी के क्षेत्र में लगने वाला मुख्य रोग होता है। इसका जो रोग कारक होता है वो एक कवक होता है, पीथियम अफेनिडर्मेटम या फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया है जो कवक होते हैं। इसके अगर अपन रोग कारक की बात करें, आदर गलन रोग की रोग कारक की बात करें, आदर गलन रोग की रोग कारक है तो वो कौन सा है, कवक है। आदर गलन रोग का रोग कारक क्या है, आदर गलन रोग का रोग कारक कवक है, एक प्रकार का कवक होता है। इस कवक के कारण है जो आदर गलन रोग होता है। कवक की बात करें तो पीथियम अफेनिडर्मेटम, आदर गलन रोग के कवक कौन से है, पीथियम अफेनिडर्मेटम, पीथियम अफेनिडर्मेटम। जो पीथियम अफेनिडर्मेटम होता है इसके कारण आदर गलन रोग होता है। उसके अलावा फ्यूजेरियम वो राइजोक्टोनिया होता है। कौन सा होता है, फ्यूजेरियम तथा राइजोक्टोनिया। जो कवक की प्रजातियां है पीथियम अफेनिडर्मेटम, फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया जो कवक की प्रजातियां है इसके कारण है नर्सरी का मुख्य रोग होता है आदर गलन या डंपिंग ऑफ होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि आदर गलन या जो डंपिंग ऑफ है उसके प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, उसके प्रबंधन के लिए है वो क्या क्या अपन को करना पड़ता है। उसके अगर अपन प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन है बीजोपचार करना चाहिए, कवकनाशी रसायन से बीजोपचार करना चाहिए। अगर अपन प्रबंधन की बात करें, प्रबंधन की बात करें तो अपन को जो बीजोपचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए। कौन से रसायनों से, तो जो कवकनाशी रसायन है उन कवकनाशी रसायनों से अपन को बीजोपचार करना चाहिए। कवकनाशी से जो विभिन्न प्रकार के कवकनाशी होते हैं जैसे थायरम हो गया, बाविस्टिन हो गया या कैप्टन हो गया। कौन कौन से कवकनाशी, उसकी अगर अपन बात करें थायरम या बाविस्टिन या कैप्टन। थायरम, बाविस्टिन या जो कैप्टन जो कवकनाशी होता है इनका है जो 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम बीजों से उपचार करना चाहिए। थायरम, बाविस्टिन या कैप्टन का 2 से 3 ग्राम 1 किलोग्राम बीजों के उपचार के लिए इनसे उपचार करना चाहिए। ये कवकनाशी रोग होता है आदर गलन और इनके प्रबंधन के लिए बीजोपचार करना चाहिए। उसके अलावा और अपन देखें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
मैंकोजेब होता है उसका है जो छिड़काव करना चाहिए। अगर अपन छिड़काव की बात करें कि इस रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, अगर अपन छिड़काव की बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC अपन को है जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या COC का है जो छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा है डाइथेन या मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। डाइथेन, मैंकोजेब या M45 होता है, जो मैंकोजेब या M45 होता है उससे है जो अपन को छिड़काव करना चाहिए। डाइथेन, मैंकोजेब, M45 या मैंकोजेब से अपन को छिड़काव करना चाहिए। अपन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डाइथेन, मैंकोजेब या M45 से है जो आदिर गलन रोग में छिड़काव करना चाहिए, उसके नियंत्रण के लिए छिड़काव करना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि नर्सरी बेड भरने के लिए जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अपन को क्या क्या लगाते हैं, नर्सरी बेड के मिश्रण की अगर अपन बात करें, नर्सरी बेड का मिश्रण, जो नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी बेड में मिश्रण बनाते हैं, उस मिश्रण में अपन क्या क्या लेते हैं। नर्सरी बेड के मिश्रण की बात करें तो अपन को FYM लेना चाहिए, उसमें गोबर की खाद लेना चाहिए। उस मिश्रण में अपन क्या क्या लेते हैं, एक तो FYM लेते हैं, फॉरम यार्ड मैन्योर, या इसको अपन गोबर की खाद कहते हैं। गोबर की खाद वो लेनी चाहिए, लगभग 4 टोकरी लेनी चाहिए। कितनी लेनी चाहिए, 4 टोकरी। 4 टोकरी अपन को फॉरम यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद लेनी चाहिए। और एक टोकरी होती है वो लगभग 25 किलो की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लगभग 25 किलो की होनी चाहिए। यानी कि 4 टोकरी मतलब 1 क्विंटल है, अपन को लगभग फॉरम यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद लेनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो अपन को है जो 4 टोकरी बकरी की खाद लेनी चाहिए। जो बकरी होती है उस बकरी की जो मींगनी होती है, बकरी की मींगनी या बकरी की खाद को है अपन को कितनी लेनी चाहिए, 4 टोकरी अपन को बकरी की मींगनी लेनी चाहिए या बकरी की खाद लेनी चाहिए अपन को। फॉर्म यार्ड अपन जब नर्सरी बेड का मिश्रण तैयार करते हैं तो उसके अलावा अपन को कंपोस्ट खाद लेनी चाहिए 4 टोकरी। कंपोस्ट खाद कितनी लेनी चाहिए, 4 टोकरी अपन को कंपोस्ट खाद लेनी चाहिए। चार टोकरी कंपोस्ट खाद लेनी चाहिए। अगर बात करें तो अपन को है तो धान का फूसा लेना चाहिए 4 टोकरी। धान का फूसा, जो धान का फूसा होता है, पुआल होती है, वो भी है जो 4 टोकरी अपन को लेना चाहिए, जिसको अपन पुआल या धान का फूसा बोलते हैं। खेत की मिट्टी लेनी चाहिए 4 टोकरी। अपने खेत की मिट्टी लेनी चाहिए, खेत की मिट्टी 4 टोकरी खेत की मिट्टी लेनी चाहिए। 4 टोकरी खेत की मिट्टी लेनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो अपन को दोमट मिट्टी लेनी चाहिए 4 टोकरी। दोमट मिट्टी कितनी लेनी चाहिए, 4 टोकरी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन को नदी की जो बालू है वो भी है जो 4 टोकरी लेनी चाहिए। नदी की बालू या नदी की मिट्टी होती है जो नदी के साथ में बह के आई है, ये भी अपन को 4 टोकरी लेनी चाहिए। 4 टोकरी है अपन को नदी की बालू भी लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो राख भी अपन को लेनी चाहिए। जो लकड़ी का जला हुआ अवशिष्ट होता है राख, वो है अपन को लगभग 3 टोकरी लेना चाहिए। राख होता है जो लकड़ी का जला हुआ अपशिष्ट होता है, ये अपन को 3 टोकरी है वो लेना चाहिए। तो ये जो मिश्रण है नर्सरी का बेड का मिश्रण है, उसमें क्या क्या अपन को लेना है ये मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या लेना है, FYM लेनी है, गोबर की खाद, बकरी की खाद, कंपोस्ट खाद, धान का फूसा, खेत की मिट्टी, दोमट मिट्टी, नदी की मिट्टी, राख, इन सब का है जो लेना चाहिए। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन सब को मिश्रण को लेके इनको छोटे छोटे चूर्ण के रूप में बारीक चूर्ण बना देना चाहिए तथा इनको है जो छान कर है अलग कर लेना चाहिए। एकदम बारीक चूर्ण बना के इन सब को मिला कर है वो नर्सरी में बिछा देते हैं। नर्सरी के नीचे ही नीचे कक्कड़ पत्थर डाल देते हैं और उसके ऊपर ये मिश्रण तैयार कर देते हैं।
तो ये अपना है जो नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके अलावा अगर अपन देखें देखभाल, नर्सरी की है जी, तैयार की हुई नर्सरी की देखभाल कैसे की जाती है। देखभाल की अगर अपन बात करें तो नर्सरी के जब अपन टमाटर बैंगन वगैरह मिर्ची वगैरह की जब नर्सरी तैयार करते हैं, उनका है जो बीज लगाते हैं, बीज डाल देते हैं, उनके अंदर छिड़क देते हैं, तो उनके ऊपर एक काली पॉलीथीन डाल देनी चाहिए, क्योंकि नमी संरक्षित, काली पॉलीथीन डालने से नमी संरक्षित रहेगी और बीज है तो जल्दी है अंकुरित होंगे। और अंकुरित होने के बाद में वो पॉलीथीन हटा देनी चाहिए और 2 से 3 मीटर ऊपर एक सफ़ेद पॉलीथीन डाल देनी चाहिए, ताकि वो पौधे हैं जो नवजात पौधे हैं वो सुरक्षित रहे। उसके अलावा अपन बात करें, उससे आगे बात करते हैं अपन, 2 से 3 फीट ऊपर है जो एक सफ़ेद पट्टी डाल देनी चाहिए, सफ़ेद पॉलीथीन डाल देनी चाहिए, ताकि उन पौधों को है जो पक्षी वगैरह कोई है नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद में अपन अब बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग की। तो देखभाल कोई विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं कि पहले तो बीजों को उसके अंदर छिड़क कर, बीजों को उसमें डालकर उसके ऊपर काली पॉलीथीन डाल देंगे, जिससे नमी सुरक्षित रहेगी और जीवाणु होंगे कोई तो वो नष्ट हो जाएंगे, बीज जल्दी अंकुरित होंगे। और उसके 2 से 3 फीट ऊपर है जो एक सफ़ेद पॉलीथीन डाल देते हैं, ताकि वो नवजात पौधों को है नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद में बात करते हैं अपन ट्रांसप्लांटिंग है। किसकी बात करते हैं? पौध प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटिंग। अगर अपन पौध प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, पौध प्रतिरोपण जिसको अपन ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, पौध प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटिंग की बात करें कि यह पौध प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, तो पौधों को नर्सरी से खेत में लगाने की जो क्रिया होती है यह ट्रांसप्लांटिंग या पौध प्रतिरोपण कहलाती है। पौध प्रतिरोपण क्या होगी? पौधों को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, पौधों को नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसप्लांटिंग कहलाती है, पौध प्रतिरोपण कहलाती है। उसके बारे में अगर अपन बात करें कि ट्रांसप्लांटिंग का समय क्या है, तो सामान्यतः फल वृक्ष में 1 वर्ष में लगाते हैं। अगर अपन इसके समय की बात देखें कि समय क्या है, ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, फल वृक्ष की बात करें तो फल वृक्ष की है जो 1 वर्ष के पौधे का की जाती है। 1 वर्ष, जो 1 वर्ष का पौधा होता है उसकी है जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। लेकिन इसका अपवाद है वो पपीता है। क्या है? पपीता में जो ट्रांसप्लांटिंग है वो लगभग 2 माह में की जाती है। उसके अलावा अगर अपन सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 4 से 5 सप्ताह में की जाती है। लेकिन एक अपवाद है प्याज में 6 से 8 सप्ताह में की जाती है। सब्जियों की बात करें अगर अपन ट्रांसप्लांटिंग की, सब्जियों में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है 4 से 5 सप्ताह में। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। तो सब्जियों का अपवाद है वो है प्याज। इसमें कब करते हैं? 6 से 8 सप्ताह में करते हैं। कब करते हैं? 6 से 8 सप्ताह में करते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि नर्सरी से खेत में लगाने की क्रिया, नर्सरी का पौधा खेत में लगाते हैं उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। फल वृक्ष में ट्रांसप्लांटिंग 1 वर्ष में करते हैं। लेकिन अपवाद है पपीता में 2 माह में करते हैं। सब्जियों में ट्रांसप्लांटिंग 4 से 5 सप्ताह में करते हैं। लेकिन अपवाद है प्याज में 6 से 8 सप्ताह में है वो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो एक आता है ग्रेडिंग। क्या आता है? ग्रेडिंग। एक अपना शब्दावली आती है, टर्मिनोलॉजी आती है ग्रेडिंग कि ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग की बात करें, ग्रेडिंग क्या होता है तो विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो तने की मोटाई के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? विदेशों में तने जो ट्रांसप्लांटिंग का समय है, ट्रांसप्लांटिंग या पौध प्रतिरोपण का समय है वो तने की मोटाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसको ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है कि विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग का समय, विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग या पौध प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटिंग का समय, विदेशों में पौध प्रतिरोपण का समय तने की मोटाई के आधार पर किया जाता है। तने की मोटाई के आधार पर किया जाता है।
जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग क्या होता है कि विदेशों में ट्रांसप्लांटिंग का समय निर्धारित करते हैं तने की मोटाई के आधार पर, जिसको ग्रेडिंग बोलते हैं। उसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी आती है हार्डनिंग या दशानुकूलन। क्या आती है, हार्डनिंग। हार्डनिंग, हार्डनिंग या दशानुकूलन बोलती है जिसको। हार्डनिंग या दशानुकूलन में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उससे लगभग 1 सप्ताह पूर्व है जो पौधों को है जो सिंचाई करना बंद कर देते हैं, जिससे पौधे है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो सके, जिसको अपन हार्डनिंग या दशानुकूलन कहते हैं। पौध को है जो पर्यावरण के अनुकूल ढालने की क्रिया होती है, जिसमें पौध प्रतिरोपण ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 1 सप्ताह पहले है वो सिंचाई करना बंद कर देते हैं। तो पौध को पर्यावरण के अनुरूप ढालने की क्रिया हार्डनिंग कहलाती है। पौध को पर्यावरण के अनुरूप ढालने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसप्लांटिंग या पौध प्रतिरोपण कहलाती है। पौध को पर्यावरण के अनुरूप ढालने की क्रिया हार्डनिंग या दशानुकूलन कहलाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बेड। जो नर्सरी की बेड होती है, बेड की कितने प्रकार की होती है, अपन देखते हैं क्यारी के प्रकार। अगला अपना टॉपिक है क्यारी के प्रकार। क्यारी के प्रकार, यहाँ अपन इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बेड। टाइप्स ऑफ बेड। यहाँ क्यारी के प्रकार की बात करें कि क्यारी कितने प्रकार की होती है, तो क्यारी है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है समतल क्यारी, यहाँ जिसको अपन फ्लैट बेड बोलते हैं। पहली कौन सी है, समतल क्यारी। समतल क्यारी जिसको अपन फ्लैट बेड बोलते हैं। फ्लैट बेड या समतल क्यारी होती है, ये है जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में है जो फ्लैट बेड बनाई जाती है, या इसको अपन बोलते हैं समतल क्यारी है वो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो क्यारी होती है वो लगभग समतल बनाई जाती है, जो भूमि होती है भूमि के समकक्ष बनाई जाती है। दूसरी है ऊंची या उठी हुई क्यारी, जिसको रेज बेड बोलते हैं। दूसरी कौन सी क्यारी है, ऊंची या उठी हुई, ऊंची या उठी हुई क्यारी, ऊंची या उठी हुई क्यारी, जिसको अपन रेज बेड बोलते हैं। रेज बेड, ये ऊंची या उठी हुई क्यारी है, यहाँ ऊंची क्यारी है, ये है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, उन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उठी हुई क्यारी बनाई जाती है, या ऊंची उठी हुई क्यारी या उठी हुई क्यारी बनाई जाती है, रेज बेड बनाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो तीसरी क्यारी आती है, वो आती है गहरी क्यारी। कौन सी आती है, गहरी क्यारी, संकल्ड बेड बोलते हैं जिसको, गहरी क्यारी। तीसरी कौन सी आती है, गहरी क्यारी। संकल्ड बेड, जो गहरी क्यारी है, संकल्ड बेड है, यह है जो कम वर्षा वाले या शुष्क क्षेत्रों में बनाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में बनाई जाती है, कम वर्षा वाले या शुष्क क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले या शुष्क क्षेत्रों में बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, सामान्य क्षेत्रों में है जो फ्लैट बेड बनाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में है वो रेज बेड बनाई जाती है, उठी हुई क्यारी बनाती है, और कम या वर्षा या शुष्क क्षेत्रों में जहाँ बारिश है वो कम होती है, वहाँ पर है संकल्ड बेड बनाई जाती है। तो आज अपन ने नर्सरी बनाने की है जो प्रोसेस को पढ़ा। अब अपन बात करें नर्सरी के महत्व की, तो नर्सरी में ऐसे पौधों को उगाया जाता है जिनको सीधे खेतों में नहीं उगाए जा सकते, उन पौधों को उगाते हैं। उसके अलावा बात करें तो नर्सरी में है जो पौधों को है जो विशेष रूप से पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाया जाता है, पौधों को विकसित किया जाता है। एक ही स्थान पर एक से अधिक पौधे विकसित होते हैं। इन पौधे, ये रोग रहित पौधे होते हैं, नर्सरी में तैयार किए गए पौधे। यहाँ पर कीटों का भी प्रकोप है वो कम से कम होता है। उसके अलावा यहाँ पर आसानी से है जो अपन पौध प्रतिरोध, जो प्रवर्धन की क्रियाएं हैं उनको है वो अपन आसानी से कर सकते हैं।
आज की अगर अपन बात करें तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा देखें, तो उसमें सबसे पहले अपन ने नर्सरी के बारे में पढ़ा, नर्सरी क्या होती है। उसके अलावा अपन नर्सरी बेड का आकार देखा, नर्सरी के क्षेत्रफल की अपन ने बात की, नर्सरी के प्रमुख रोगों की बात की, उसके अलावा नर्सरी बेड का जो मिश्रण होता है उसकी बात की, उसके अलावा अपन ने नर्सरी में देखभाल की बात की। उसके अलावा अपन ने बात करें तो पौध प्रतिरोपण के बारे में पढ़ा, ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा, हार्डनिंग के बारे में पढ़ा और क्यारी के प्रकारों के बारे में अपन ने पढ़ा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मुझे आशा है कि जो आज अपन ने बात की है ये आपको समझ में आ गया होगा, अपन ने पढ़ाया हो समझ में आ गया। अगर सब फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप है जो कोई चीज़ आपके रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।